हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। तमाम खबरों के विश्लेषण से पहले खबरदार के लेंस से देख लेते हैं कौन सी खबरें किस तरह की आज नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर और उसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह कि सचिन पायलट का पैराशूट कहां लैंड होगा। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसका खुलासा उन्होंने आज भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस से बगावत के बाद इंडिया टुडे मैगजीन को दिए पहले इंटरव्यू में उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज पायलट के खिलाफ जो आक्रमण था वो देखने लायक था। उन्होंने सचिन पायलट पर सरकार गिराने की साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया और ये तक कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं। हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको अशोक गहलोत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत और चीन के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि चीन जब तक पेंगोंग में फिंगर 8 तक वापस नहीं लौटता तब तक बात नहीं बनेगी। दोनों देश के कोर कमांडरों की बैठक करीब 14 घंटे तक चली। इस बैठक में भारत का रुख एकदम अडिग था। यहां ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल भी आता होगा कि जब दो देशों के कोर कमांडर्स की बैठकें होती हैं तो वो 14 घंटे 15 घंटे इससे भी ज्यादा समय तक क्यों खिंच जाती हैं। ऐसी क्या बात होती है जो इतनी लंबी मीटिंग चलती है। इस सवाल का जवाब भी हमने एक्सपर्ट्स की मदद से ढूंढा है, आपको आगे बताएंगे। वैसे चीन चाहे जितनी लंबी मीटिंग कर ले, उसका समय अच्छा नहीं चल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख ऐसा है कि वो चीन के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे ऐसा लग रहा है। हांगकांग के मुद्दे पर ट्रंप ने कैसे चीन को हड़काया है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, इससे भारत के हित जुड़े हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। इसके लिए हथियारों की जबरदस्त खरीदारी चल रही है और इस दिशा में सबसे बड़ा फैसला है कॉम्बैट ड्रोन की खरीदारी। भारत अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन की डील बहुत जल्द कर सकता है। इस डील के तहत भारत को हथियारों से लैस अमेरिका के 30 प्रेडेटर ड्रोन्स मिल सकते हैं। ये डील $3 अरब यानी 22,500 करोड़ रुपए की होगी। इससे भारत को दुश्मन की निगरानी के साथ साथ ड्रोन के जरिए उस पर वार करने की ताकत मिल जाएगी। और काम की खबर यह है कि कोरोना के वैक्सीन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका में मॉडर्ना के वैक्सीन के फेज 1 के नतीजे सकारात्मक आए हैं। फेज 1 में यह बात पुष्ट हुई है कि यह वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है। जिन लोगों को इस वैक्सीन की 2 डोज दी गई उनमें वायरस को मारने वाली एंटीबॉडी ज्यादा मात्रा में बनी। कोरोना से लड़ रही दुनिया के लिए यह एक राहत भरा संकेत है। हालांकि इस वैक्सीन की मंजिल अभी दूर है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस के बागी सचिन पायलट को आईना दिखाने की कोशिश की है। गहलोत ने सीधा आरोप लगाया है कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने के खेल में लगे थे और उनके पास इसके सबूत हैं। गहलोत ने आज पायलट के खिलाफ जो तेवर दिखाए और उन्होंने जो आक्रमण किया वैसा आक्रमण तो विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ भी नहीं करते। गहलोत ने अपनी 40 साल की राजनीति की कमाई को अपनी पूंजी बताया और युवा सचिन पायलट पर युवाओं वाले आक्रामक अंदाज में हमला किया। दूसरी तरफ सचिन पायलट अपने विकल्पों का ऐलान आज भी नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में यह जरूर कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। सचिन पायलट के खेमे से आज जो संकेत आए हैं उससे यह लग रहा है कि पायलट खेमा अभी झुकने के मूड में नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खुद पर कांग्रेस के फैसले के बाद सचिन पायलट अभी अपने विकल्पों की तलाश में ही जुटे हैं। लेकिन गहलोत का आक्रमण ऐसा है कि पायलट भूलकर भी कांग्रेस के रास्तों पर न झांक सके। मुझे नोटिस दिया अशोक जी ने, हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि होस्टेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन रखे किसे कहते हैं। अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात को 2 बजे रवाना किए जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे, सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे।
षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं नहीं हमारे यहाँ कोई हॉस्टलिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? अशोक गहलोत के ये तेवर राजस्थान की राजनीति में पायलट को चारों ओर से घेरने के लिए हैं। वैसे कांग्रेस में बगावत के बाद सचिन पायलट ने जो पहला इंटरव्यू इंडिया टुडे मैगजीन को दिया, उसमें उन्होंने ये साफ किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। लेकिन गहलोत के खिलाफ पायलट ने राजस्थान की जनता के नाम पर लड़ाई लड़ने का संकेत दिया। आप अशोक गहलोत से नाराज क्यों हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता के किए वादे को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को ना माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से वादों को पूरा ना कर सकूं। क्या आप बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप मिले हैं। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं। पिछले 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं, ना ही ओम माथुर से। पायलट ने मौजूदा परिस्थिति के लिए गहलोत के कामकाज और उनके तरीकों पर सवाल उठाया तो गहलोत मानो पायलट की पूरी राजनीति की जमा पूंजी को सिफर साबित करने में तुल गए हैं। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। इस बीच कांग्रेस भी सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिकताओं को निभाने लगी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के कार्यालय की तरफ से सचिन पायलट समेत 18 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया गया। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर स्पीकर के सामने अर्जी लगाई थी। स्पीकर ने नोटिस में सचिन पायलट और उनके साथ गए 17 विधायकों को 17 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है। गहलोत गुट ने विधानसभा सचिवालय के जरिए बागी विधायकों को नोटिस भेजकर साफ कर दिया है कि अब समझौते के मूड में नहीं है। जो नोटिस विधानसभा के सचिव के नाम से बागी विधायकों को भेजा गया है, उसमें साफ लिखा है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने शिकायत की है कि दल बदल कानून के तहत व्हिप जारी करने के बावजूद आप लोग विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिए हैं। ऐसे में 17 जुलाई तक आप अपना पक्ष भेजें। अगर नहीं भेजते हैं लिखित में या मौखिक रूप से तो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। कांग्रेस ने सचिन पायलट पर कार्रवाई कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने पायलट को और दबाव में लाने का एक इमोशनल कार्ड भी चला है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट किया, पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है बीजेपी के मायावी जाल से वो बाहर निकल आएं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई में कांग्रेस यहां तक गई तो इसकी वजह राजस्थान के संख्या बल का उनके पक्ष में होना है। कांग्रेस को पक्का यकीन है कि अगर बीजेपी के साथ पायलट मिल भी जाएं तो भी गहलोत की सरकार को खतरा नहीं है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सचिन पायलट के विद्रोह के बीच गहलोत की सबसे बड़ी मजबूती यह है कि राजस्थान का संख्या बल उनके पक्ष में दिख रहा है। इसीलिए अब गहलोत सचिन पायलट को कोई मौका नहीं देना चाहते। अशोक गहलोत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें भी पायलट के खिलाफ उन्होंने जमकर हमला बोला।
सर उनके आरोप है और उनके आरोपों पे हम आपका जवाब मांगेंगे। पहला उनका आरोप जो इंडिया टुडे को वो एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की मदद आप कर रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं, और जबकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के रास्तों में आप रोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहना है उसका आपको? देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ। इन्होंने 1 साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे, जैसे कई राज्यों में बनी हुई है, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं वादा मैंने ले लिया बीजेपी के नेताओं से कि जब आप इस्तीफा दोगे उसके बाद में बीजेपी हमारे सामने खड़ा नहीं करेगी उम्मीदवार को, आरएलपी खड़ा नहीं करेगी, सब जीत के आएंगे और सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी हमें समर्थन देगी। ये इन्होंने वादा पहले ले लिया था। उसी योजना के अंतर्गत इनको घमंड था कि लोग टूट के जाएंगे, टूट के गए नहीं, उससे इनको तकलीफ हो रही है। और ये लोग अब जाके ऐसी ऐसी नई बातें पैदा कर रहे। मैंने पहली बार सुना है वसुंधरा जी का नाम इनके मुंह से, आज तक तो मैंने सुना नहीं था। और जहां तक वसुंधरा जी को जो कॉर्नर कर रखा बीजेपी ने, और ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये इनका कमेंट जो है वही होगा जिससे कि भाजपा से कौन मिला हुआ है? सचिन पायलट मिले हुए हैं। सचिन पायलट साहब हमारे मिले हुए नहीं है, इन सब ने मिलके हॉर्स ट्रेडिंग करी है एमएलए के साथ में। हमारे पास में सब कुछ जानकारी है। 6 महीने से गेम चल रहा था इनका। सचिन पायलट का ये आरोप है कि आपने उनको काम नहीं करने दिया बतौर प्रदेश अध्यक्ष और बतौर उप मुख्यमंत्री। आपने कहा अपने अधिकारियों को कि उनकी फाइल नहीं पास करो, उनको काम नहीं करने दिया, तमाम अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे, तो वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए थे। आपने जानबूझ के उनको काम नहीं करने दिया। आपने क्यों कहा अधिकारियों को कि सचिन पायलट की फाइल ना पास हो? ऐसा हुआ क्या? कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने तो 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ, 30 बार मुख्यमंत्री बना। मैंने जिंदगी के अंदर कभी आज तक किसी अधिकारी को मंत्री के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, इसकी बात नहीं मानी जाए। जिस रूप में इन्होंने बात कही, सब बातें अब कही जा रही है। इनको पूछो, आपने 1.5 साल में आप मुश्किल से 7 दिन गए होंगे सचिवालय के अंदर। आप कहा दिल्ली में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे या राजस्थान में रहे, किसी को नहीं मालूम है। बिना पूछे हुए व्यक्ति जो है, बिना चीफ मिनिस्टर की परमिशन के, बिना प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से विदेश यात्रा करते गए, घूमते गए। आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे लोग। इनको बहानाबाजी करनी थी, विधायकों को इकट्ठा करना था, सरकार को टॉपल करना था बीजेपी साथ मिलकर के। इतने सारी बहानेबाजी कर रहे हैं ये लोग। घबरा गए वहां पर, और एमएलए छूट के आना चाहते हैं वहां से। बंधक बना रखा है दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर एमएलए को, वही आना चाहते हैं वहां पर हमारे साथ। क्या ये सच है कि कांग्रेस आला कमान ने भी आपको बोला है कि सचिन पायलट के खिलाफ आप कोई बयान ना दें? और क्या आपसे सहमति ली गई है कि सचिन पायलट को दोबारा पार्टी में वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है? क्या सचिन पायलट अगर पार्टी में वापस आते हैं, यानी कि वापस कांग्रेस में आते हैं, तो आप क्या ये अनुमति देंगे कि आप संतुष्ट हैं इसको लेके? देखिए, अगर सचिन पायलट हाईकमान फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होता है। हमारी सबसे बड़ी खूबी यही है कांग्रेस की। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की है और बीजेपी से मेलजोल का अभी कोई संकेत नहीं दिया है, इनफैक्ट इनकार किया है इस बात से। लेकिन कांग्रेस एक सुर में राजस्थान के संकट को बीजेपी की चाल बता रही है। वैसे 2014 से लेकर अब तक के इतिहास को देखें तो यह सच भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस से कई राज्यों में सत्ता छीनी है। सबसे ताजा हाल मध्य प्रदेश का है, लेकिन इससे पहले गोवा, कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर में बीजेपी ने ऐसे दांव चले कि सत्ता कांग्रेस के पास नहीं रह सकी। इन राज्यों में कुछ जगहों पर चुनाव के फौरन बाद संख्या बल बीजेपी ने अपने पक्ष में किए, तो कुछ जगहों पर थोड़ा इंतजार के बाद समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया।
सचिन पायलट पर कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। एक तरह से अब पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। सचिन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से दूर हुए। राजनीति में रिश्तों के रूप कैसे बदलते हैं, ये घटनाएं ये बताती हैं। इन पुरानी तस्वीरों को देखिए। कभी जो लोग कांग्रेस में राहुल के करीबी थे, उनकी राजनीति अब बदल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सचिन पायलट अपनी नई उड़ान भरने को तैयार है। 2018 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने इन तस्वीरों को युवा ऊर्जा और अनुभव के मिश्रण की तरह पेश किया था, लेकिन इसके बाद युवाओं ने बगावत कर दी। सवाल यह भी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत की वजह क्या है? क्या जब जब गांधी परिवार सत्ता से बाहर रहता है तब तब बागी सिर उठाते हैं? ये समझना जरूरी है। सियासी लेंस को जूम करेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि गांधी परिवार को धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी लोग ही रहे। ये राजीव गांधी के साथ भी हुआ और कमोवेश यही राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। कांग्रेस में जो हो रहा है उसे देखेंगे तो ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगेगी। सियासी हवा कुछ ऐसी बह रही है कि राहुल गांधी के साथ ठीक वैसा ही होता दिख रहा है जैसा उनके पिता राजीव गांधी के साथ हुआ था। एक एक कर तमाम करीबी साथियों ने राजीव का साथ छोड़ा और ठीक वैसे ही राहुल गांधी के करीबी उनसे छिटकते दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से राजीव गांधी की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक दौर था जब वीपी सिंह और राजीव गांधी में गजब की छंती थी, लेकिन वो फोर्स का धमाका सब मिटा गया। केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शायद वो दूसरे बड़े नेता होंगे जिन्होंने राजीव गांधी के बेहद करीबी होने के बावजूद कांग्रेस छोड़ दी थी। दोनों के बीच सियासी खाई बहुचर्चित शाह बानो मामले के बाद आई। राजीव को छोड़ने वाले नेताओं की बात करेंगे तो अरुण नेहरू को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अरुण नेहरू ही इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थकों में एक थे। अरुण नेहरू पहले ही इंदिरा के बेहद करीबी थे और बाद में वो राजीव का भरोसा भी जीतने में कामयाब रहे। लेकिन बाद में राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच दूरियां बढ़ने लगी और इसकी धुरी में थे वीपी सिंह। किरदार नहीं है, नाटक वही पुराना चल रहा है। राजीव गांधी के दोस्त और कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कहा कि राहुल गांधी की कहानी शेक्सपियर के किंग लियर की तरह है। जिनको वो बहुत चाहते हैं वही उन्हें धोखा देते हैं और जिनको वो उतना नहीं चाहते वही उनके साथ वफादारी करते हैं। राजीव गांधी की ही तरह स्क्रिप्ट पुरानी है मगर बस चेहरे बदल गए हैं। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के भरोसेमंद साथी थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। सिंधिया के बागी होने पर खुद राहुल ने उनसे अपनी नजदीकी का कुछ इस तरह इजहार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। राजीव गांधी और 10 जनपद के प्रति राजेश पायलट की निष्ठा किसी से छिपी नहीं थी। उनके बेटे सचिन पायलट भी 10 जनपद के बेहद करीबी रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन राजनीतिक गुणाभाग में गहलोत आगे निकल गए। गुजरात चुनाव के वक्त अल्पेश ठाकोर भी राहुल के करीबी रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस के लिए इतिहास बने हुए हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम भी राहुल के करीबी थे, लेकिन अब वो पार्टी में हाशिए पर है। पंजाब में क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति की पिच पर ड्रेस बदल बदल कर खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना था, लेकिन वो कई विवादों और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से टकराव की वजह से कांग्रेस के ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हैं। उनकी राजनीतिक पारी एक तरह से रुकी हुई है।
इन नेताओं में एक समानता है और वो ये कि इन्हें राहुल गांधी ने खुद चुना था। जो नेता कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे वो या तो पार्टी में नहीं है और अगर हैं भी तो हाशिए पर है। एक विडंबना ये भी है कि इंदिरा गांधी ने कामराज प्लान लागू कर कांग्रेस में पुराने नेताओं की जगह नई ऊर्जा को जगह दी। उसी कांग्रेस में अब युवा नेताओं को आगे घुटन महसूस हो रही है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस एक और कामराज प्लान के लिए खुद को तैयार कर पाएगी? आज तक ब्यूरो। राजस्थान में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अगले कदम का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। गहलोत के विकल्पों की बात करें तो आज तक को सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गहलोत अभी फ्लोर टेस्ट की पहल नहीं करेंगे, लेकिन अभी होटल में जो कांग्रेस के एमएलए रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट के विकल्प क्या होंगे? हो सकता है कि कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद, प्रिया दत्त, दीपेंद्र हुड्डा जैसे युवा नेताओं की सहानुभूति के बूते पार्टी में बने रहें, जबकि गहलोत 2 डिप्यूटी सीएम नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें से एक गुर्जर समुदाय से, एक मीणा समुदाय से हो सकता है। पायलट हो सकता है कि कांग्रेस के और विधायकों को अपने पक्ष में करके गहलोत से भिड़े, लेकिन गहलोत एक समन्वय समिति का गठन कर सकते हैं जो मंत्रियों विधायकों की शिकायतों का निपटारा करेगी, जबकि पायलट का विकल्प अलग पार्टी बनाने का हो सकता है। पायलट का राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। हालांकि गहलोत पायलट समर्थकों को मंत्री पद देकर साथ मिला सकते हैं, जबकि पायलट का विकल्प बीजेपी के साथ आने का हो सकता है। हालांकि पायलट ने अभी इससे साफ इनकार किया है। इसकी वजह यह भी है कि पायलट के कई समर्थक बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं। उधर गहलोत अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए बीजेपी में सेंधमारी कर सकते हैं। बात लद्दाख की, जहां भारत के सामने अब चीन पस्त हो गया है। कोर कमांडर्स की चौथी बैठक में भारत ने एक बार फिर दो टूक कह दिया है कि चीन फिंगर 8 पर जब तक वापस नहीं लौटेगा तब तक बात नहीं बनेगी। दोनों देशों के कोर कमांडर्स की बैठक करीब 14 घंटे चली। यहां अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि जब 2 देशों के कोर कमांडर्स की बैठकें होती हैं तो वो 14 घंटे, 15 घंटे या इससे ज्यादा समय तक क्यों होती रहती हैं? ऐसी क्या बात होती है जो इतनी लंबी चलती है? इन सवालों के जवाब हमने एक्सपर्ट्स की मदद से निकाले हैं। दरअसल बैठक में टकराव के बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है। दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी नक्शा लेकर तथ्य मिलाते हैं। सेनाएं कितना पीछे जाएंगी, कब तक जाएंगी, इस पर बहस चलती है और लंबी खिंच जाती है। सेनाओं के पीछे हटने की समय सीमा पर सहमति बनाना मुश्किल होता है। चीन की साजिश के तहत मुद्दों को लंबा खींचने और लटकाने की कोशिश करता है चीन। चीन की रणनीति होती है कि मीटिंग इतनी लंबी खींचो कि सामने वाला थक जाए। भारत शुरू से ही अपनी संप्रभुता पर अडिग है, जबकि चीन बातचीत को लंबा खींच रहा है। लेकिन चीन की ट्रिक इस बार फेल हो गई है। चीन की समस्या अभी और बढ़नी है क्योंकि अमेरिका ने चीन पर शिकंजा कस दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खरी खरी सुनाई। गलवान घाटी में चीन अब पस्त पड़ने लगा है। उसकी सारी साजिशें तार तार हो चुकी हैं। उसकी विस्तारवादी सोच की परतें भारत ने उधेड़ दी हैं। चीन बैठकें कर रहा है और बैठक में उसे भारत की ओर से सीधा संदेश मिल रहा है कि चीन को पूरी तरह से पीछे हटना ही होगा। चुशूल में भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक करीब 14 घंटे चली। बैठक में भारत की ओर से सख्ती से कहा गया कि चीन पूरी तरह से पीछे हटे। बैठक में कहा गया कि चीन अप्रैल वाली स्थिति में वापस जाए। जब तक चीन फिंगर 8 वाली पोजीशन पर नहीं जाता तब तक बात नहीं बनेगी। भारत ने कहा है कि खाली जगह पर किसी भी तरह की पेट्रोलिंग नहीं होगी। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की मैराथन बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पहले चरण में सेनाओं की वापसी की समीक्षा की। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से सेनाएं पीछे हटेंगी इसको लेकर भी बात हुई। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि LAC पर तभी शांति हो सकती है जब चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटे। और ऐसे में चीन के रुख को देखते हुए फिलहाल भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना की तैयारियों का जायजा लेने लेह पहुंच रहे हैं। इस बैठक में भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिंगजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद थे।
कोर कमांडर की चौथे दौर की इस बातचीत ने तय कर दिया है कि चीन के सामने भारत तन कर खड़ा है। वैसे भी बीतते समय के साथ चीन पीछे जा रहा है। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो में फिंगर 4 से चीन पहले ही पीछे हट चुका है और अब उस पर तगड़ा दबाव है कि वो वापस फिंगर 8 तक जाए। कोर कमांडर के चौथे दौर की बातचीत के बाद चीन की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। पीएलए ने पहले ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को वापस बुला लिया है। पिछले एक हफ्ते में भारत की मांग के अनुसार हमने पेंगोंग सो क्षेत्र और फिंगर 4 में अपनी मौजूदगी को कम किया है। चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका दांव इतना उल्टा पड़ेगा। 5 मई को भारतीय सैनिकों से उलझकर चीन ने अपने लिए खुद खाई खोद ली थी। उसका एहसास चीन को भी अब होने लगा है। चीन को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को आए और 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री भी लद्दाख आए हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान बातचीत से मसला हल करना चाहता है और हिंदुस्तान चाहता है स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। इधर भारत ने चीन को चित करने की ठान ली है। उधर अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। चीन को लेकर अमेरिका का गुस्सा चरम पर है। चीन से आग बबूला हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो अमेरिका चीन के खिलाफ अक्सर विरोध के स्वर उठाता रहा है, मगर इस बार ट्रंप का अंदाज बताता है कि चीन के खिलाफ उसका कंठ क्रोध से कांप रहा है। And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus and unleashing it upon the world. They could have stopped it. They should have stopped it. अमेरिका सीधे सीधे कह रहा है कि चीन ने कोरोना फैलाया। पूरी दुनिया आज चीन की बदौलत परेशान है। दुनिया का एकमात्र विलन चीन ही है। चीन ने दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। China has taken out hundreds of billions of dollars a year from our country, and we rebuilt China. I give them all the credit in the world. I don't give the credit for the people that used to stand here because they allowed this to happen, where hundreds of billions of dollars were taken out of the United States Treasury in order to rebuild China. चीन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर भी गुस्सा निकाला है, क्योंकि करोड़ों डॉलर की मदद की मलाई खाने वाला WHO चीन की चाकरी करता रहा, उसके इशारों पर नाचता रहा। पूरी दुनिया को ये सच पता चल गया है कि WHO ने कोरोना की असलियत छिपाई, सबको अंधेरे में रखा। Doesn't mean that someday we won't go back in. Maybe we will when it's correctly run. But they made a lot of bad predictions and they said a lot of bad things about what to do and how to do it, and they turned out to be wrong. And they were really a puppet of China. अमेरिका लगातार चीन को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अमेरिका ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। अमेरिका के इस रुख से चीन तिलमिला गया है। चीन की ओर से अमेरिका को जवाब दिया गया है। चीन ने कहा है कि चीन की कंपनियों के दमन के लिए अमेरिका मानवाधिकार की शिकायतों का इस्तेमाल कर रहा है। ये चीन के लिए नुकसानदायक है, अमेरिका के लिए नुकसानदायक है और पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। चीन अमेरिका से सख्त होकर कह रहा है कि वो अपनी खराब हरकतें बंद करे। चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन आवश्यक कदम उठाएगा। चीन का बयान बताता है कि वो आपा खो रहा है। एक तरफ उसे भारत से करारा जवाब मिल रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका उसकी लानत मलानत कर रहा है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। सूत्रों के अनुसार चीन पेंगोंग झील से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार चीन सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत में इस बात पर अड़ गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, फिंगर 4 तक जाने की बात हो रही थी। भारत की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही है कि आप फिंगर 8 तक जाइए, यानी 5 मई से पहले की स्थिति पर चीन बिल्कुल राजी नहीं हुआ इस बात को लेकर। अब भारत क्या रास्ता ढूंढ रहा है? श्वेता, कल की मैराथन बैठक की अगर बात करें तो कुछ अच्छी चीजें निकली हैं, जहां पर अगर चीन की बात करें तो
मनजीत सिंह नेगी हमें ये खबर दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने पूरी बारीकियां बताई हैं कि ये जिस तरीके से बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लेकर चीन तैयार हुआ। पेंगोंग त्सो में कुछ हद तक पीछे हटना उसमें शामिल था, लेकिन भारत की तरफ से शर्त ये रखी गई है कि आप फिंगर 8 तक जाएंगे वापस। मई 5 से पहले जो परिस्थितियां थी, जो स्थिति थी, वहां तक पीछे जाना है, लेकिन चीन इस समय बार्गेनिंग का इस्तेमाल करना चाहता है। चीन से अमेरिका के राष्ट्रपति भयानक तौर पर नाराज है। ट्रंप की नाराजगी उनके फैसलों में दिख रही है। अमेरिका ने कोरोना को लेकर चीन को खरी खोटी तो सुनाई ही, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने हांगकांग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने हांगकांग को मिलने वाले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है। अमेरिका ने हांगकांग को मिलने वाली तमाम तरह की छूट पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने मानो ठान लिया है कि वो चीन को हर हाल में सबक सिखाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मानो तय कर लिया है कि वो चीन की अकड़ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अमेरिकी तरकश में जितने भी तीर हैं वो सब चीन की तरफ छोड़े जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से एक और हथौड़ा चीन पर मारा गया है, जिससे चीन कराह उठेगा। अमेरिका ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रंप ने हांगकांग की स्वायत्तता में दखल को लेकर चीन पर प्रतिबंध लागू करने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हांगकांग को व्यापार में अमेरिका से तमाम तरह की छूट मिलती थी, जो अब नहीं मिलेगी। हांगकांग को अब चीन के दूसरे हिस्सों की तरह ही देखा जाएगा। कोई विशेषाधिकार नहीं, कोई खास आर्थिक छूट नहीं और संवेदनशील तकनीक का कोई निर्यात नहीं। चीन की तरह ही हांगकांग पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। इस कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट का नाम दिया गया है। This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom. We've all watched what happened. Not a good situation. अमेरिका का यह फैसला चीन को न सिर्फ चिंता में डालेगा, बल्कि चीन को आर्थिक तौर पर भी भयानक नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल चीन से अमेरिका तभी से चिढ़ा हुआ है जब से चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू किया। क्या था ये सुरक्षा कानून, इसे समझिए। हांगकांग में 1 जुलाई से नया सुरक्षा कानून लागू हुआ। कानून में आतंकवाद को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई। कानून में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। इस कानून के तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून की वजह से वहां के लोगों को अपनी आजादी खत्म होने का डर सताने लगा है। समझने वाली बात यह है कि 1 जुलाई 1997 के दिन ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपा था और चीन ने हांगकांग की आजादी के पर काटने के लिए 1 जुलाई 2020 का ही दिन चुना। इससे पहले 1841 के बाद से 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन के कब्जे में था। एक देश दो व्यवस्था के तहत हांगकांग को चीन को सौंपा था। विदेश और रक्षा मंत्रालय को छोड़कर हांगकांग को राजनीति और आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। अब हांगकांग को ब्रिटेन से अलग होकर चीन के पंजे में आए हुए 23 साल हो गए हैं और चीन हांगकांग पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहता है। चारों तरफ से अमेरिका चाइना के अगेंस्ट अटैक कर रहा है, जिसे कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्लियर है कि ट्रंप चाइना को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। हांगकांग अब अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का एक नया मुद्दा बन चुका है। कोरोना वायरस से अमेरिका में पैदा हुए स्वास्थ्य संकट और दक्षिण चीन सागर में चीन के गैर कानूनी दावे को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है और अब ट्रंप का यह नया कदम चीन को परेशान कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव भले ही कम होता दिख रहा हो, लेकिन भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी। इसके लिए हथियारों की जबरदस्त खरीदारी चल रही है और इस दिशा में सबसे बड़ा फैसला है कॉम्बैट ड्रोन की खरीदारी। भारत अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन की डील जल्द कर सकता है। इस डील के तहत भारत को हथियारों से लैस अमेरिका के 30 प्रेडेटर ड्रोन्स मिल सकते हैं।
डील 3 अरब डॉलर की होगी और इससे भारत को दुश्मन की निगरानी के साथ साथ ड्रोन के जरिए उस पर वार करने की ताकत मिल जाएगी। लद्दाख में चीन से टकराव के बाद भारत ने अपने इमरजेंसी फंड से लगातार हथियारों की शॉपिंग की है। इजरायल से स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने का फैसला किया हो, अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने का फैसला हो, या फिर इजरायल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने की बात हो। इस लिस्ट में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खरीदारी कॉम्बैट ड्रोन्स की होगी। ये डील भारत के लिए कितनी जरूरी है, ये आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों में नए भारत की नीति दिखाई देती है। भारत विनम्र है, हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे भारत की जबरदस्त शक्ति है। जब भी दुश्मन की बुरी नजर देश पर लगी है, तब भारत ने पूरी शक्ति के साथ जवाब दिया है। और अब जब चीन पीछे हट रहा है, तब भी भारत किसी धोखे में नहीं है। भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत का डिफेंस सिस्टम दुरुस्त है और अब दुश्मन पर ड्रोन से वार करने की मारक शक्ति बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के पास प्रेडेटर सर्वेलेंस ड्रोन मौजूद हैं। ये निगरानी तो कर सकता है, लेकिन हमला नहीं। अब भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए भारत ने कॉम्बैट ड्रोन यानी निगरानी के साथ साथ दुश्मन पर हमला करने वाले ड्रोन खरीदने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अब तक ये तो साफ नहीं है कि भारतीय सेना कौन से ड्रोन को चुनेगी, लेकिन ये साफ है कि भारत का काम सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन यानी निगरानी रखने वाले ड्रोन से नहीं चलेगा। भारत चाहता है एक ऐसा कॉम्बैट ड्रोन जो दुश्मन पर हवा से ही हमला करके उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दे। हथियारों से लैस रीपर को देखिए। अपने बेसलाइन मॉडल की वजह से इसे कई बार प्रेडेटर भी कहा जाता है। ये ड्रोन सीरिया, इराक और पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर कहर बरसाने के लिए मशहूर है। हथियारों से लैस प्रेडेटर में अचूक निशाने वाली हेल फायर मिसाइल लग सकती है। भारतीय वायुसेना के अपाची हेलीकॉप्टर भी इस मारक क्षमता से लैस है। ये ड्रोन्स लेजर गाइडेड बॉम्ब भी गिरा सकते हैं, वो भी बहुत ऊंचाई से। भारत के पास अभी इजरायल के बिना हथियार वाले सर्वेलेंस ड्रोन्स का एक दस्ता है और इनका इस्तेमाल लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच जोर शोर से किया गया। लेकिन हथियारों से लैस प्रेडेटर जैसा ड्रोन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका से हथियारों वाले कॉम्बैट ड्रोन खरीदने से चीन के सामने भारत की शक्ति संतुलित हो जाएगी। चीन ने अपने विंग लूंग 2 कॉम्बैट ड्रोन तिब्बत की एयरफील्ड्स में तैनात किए हुए हैं और चीन पाकिस्तान सहित कई देशों को इन ड्रोन्स की सप्लाई करने का प्लान बना रहा है। लद्दाख के टकराव के बाद से भारत ने तेजी से हथियारों की खरीदारी की है, लेकिन इसमें प्रेडेटर ड्रोन की खरीद सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दिल्ली में संदीप उन्नथन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की हथियारों वाली खरीदारी ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। भारत अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स खरीद रहा है। ये राइफल किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इसकी पहली खेप सेना के पास पहुंच भी गई है, जबकि दूसरी खेप के लिए नया ऑर्डर भेजा गया है। ये राइफलें आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशंस में काम आ रही हैं। क्या है इस राइफल की खूबियां और भारत को नई राइफल्स की जरूरत क्यों है, ये आपको बताते हैं।
बेजोड़, घातक और अचूक निशाना। मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मन को संभलने का बिल्कुल मौका ना मिले। राइफल जंग के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। हमला इतना तेज कि पल भर में ही दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएं। ये अत्याधुनिक SIG 716 असॉल्ट राइफल है। इस राइफल को शूट द किल गन कहा जाता है, यानी जब ये चलती है तो दुश्मन का खेल खत्म करके ही मानती है। ये राइफल अब हिंदुस्तान की ताकत है। हमारी सेना के जवान इस राइफल से लैस हैं, यानी तय मानिए कि हमारे जवानों का शौर्य और राइफल की घातक क्षमताओं का मिश्रण किसी भी ऑपरेशन को अपने पक्ष में करने की ताकत रखता है। भारतीय सेना को अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल पिछले साल ही मिली थी। सेना इस राइफल का इस्तेमाल आतंकियों और पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए कर रही है। अब ऐसी ही 72,000 राइफल और खरीदने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से यह खरीद का दूसरा ऑर्डर होगा। मौजूदा दौर में 6 और 716 असॉल्ट राइफल दुनिया की बेहतरीन राइफल मानी जाती है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान आतंकियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया के 14 से ज्यादा देशों की सेनाएं इस राइफल का इस्तेमाल कर रही हैं और इस वक्त चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच जल्द ही ये राइफल भारतीय सैनिकों के हाथों में होगी। मतलब उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि SIG 716 असॉल्ट राइफल की खूबियां क्या क्या हैं। खास बात है इसकी रेंज। 716 असॉल्ट राइफल करीब आधे किलोमीटर तक अचूक वार करती है। राइफल में 7.62 mm का बोर है। इसकी गोलियां दूसरी राइफलों के मुकाबले बड़ी होती हैं, जो ज्यादा घातक है। इस राइफल से 1 मिनट में 650 राउंड तक गोलियां दागी जा सकती हैं। SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। 176 सॉर्ड जो है अमेरिकन असॉल्ट राइफल, ये बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की असॉल्ट राइफल है और ये मार्केट में हम लोग को अवेलेबल भी हो रही है। शस्त्र को देखने के लिए हम लोग को 3 चीजों की जरूरत होती है। अंग्रेजी में अगर बोले, बेटर क्वालिटी, बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर लिथैलिटी। ये तीनों चीज हमको बखूब मिल रही है SIG 176 सॉर्ड में। भारतीय सेना अभी बड़ी तादाद में इंसास राइफल का इस्तेमाल करती है, लेकिन SIG 716 असॉल्ट राइफल के सामने इंसास की ताकत बहुत कम है। सेना बड़े स्तर पर पैदल सेना का आधुनिकीकरण अभियान चला रही है, जिसके तहत पुराने हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल की खरीद की जा रही है। इसी तरह सेना को AK-47 राइफल के अत्याधुनिक वर्जन AK-203 से भी लैस किया जाएगा। इसके लिए भारत पहले ही रूस के साथ समझौता कर चुका है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। 9,36,000 के पार जा चुका है कोरोना संक्रमितों का मामला और 24 घंटे में पहली बार 29,429 मामले आए, जिससे खलबली मच गई है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।